बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट में नेक्स्ट नॉलेज कवर करेंगे विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स इन प्लांट्स। स्पेसिफिकली हम पानी और मिनरल सॉल्ट्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये असल में आपके करिकुलम के 3 एसएलओ को कवर करेगा, जिनमें से पहला एसएलओ है एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर। देखो वर्ड यूज हुआ है एक्सप्लेन, हमने रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताना है और रूट हेयर का भी एक्सप्लेन करना है। अगला लफ्ज है डिस्क्राइब, इसका मतलब भी यही होता है कि आप एलैबोरेट करो, डिटेल में बताओ कैसे, हाउ रूट्स टेक अप वाटर एंड मिनरल्स बाय एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। आपने पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन से बताना है कि किस तरह रूट्स आपके पास वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं। और थर्ड हमें कह रहा है अगेन देखो डिस्क्राइब, तो इसका मतलब है आपने हर एसएलओ को डिटेल बताना है, तो ये नॉलेज लेंथी हुआ। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन प्लांट। आपने दूसरे एसएलओ में टेकअप एब्जॉर्प्शन बतानी है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है रूट से लीफ तक, कह रहे इसका मैकेनिज्म भी बताना है। ठीक है, तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज, और तीनों एसएलओ एग्जाम परस्पेक्टिव से। ये देखो शुरू में आपके पास जो मैं सिमुलेशन यूज करूंगा इनके लिंक्स हैं, लेकिन नीचे आपके पास कलेक्टिवली मैंने कुछ गेम्स के लिंक दिए हुए हैं। आपने इस स्लाइड को डाउनलोड करना है और इन गेम्स के लिंक्स को ना ओपन करना है, क्योंकि आगे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं ना, ये देखो जाइलम फ्लोएम रूट के, इनके ऊपर गेम्स हैं कि वो आपसे 1 बाय 1 इन स्ट्रक्चर का पूछेगा, आपने गेस करते हुए पिन पॉइंट करना है। 1 से 2 दफा में आपकी मिस्टेक होंगी, फिर आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, तो आप ना सिर्फ डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे बल्कि उन्हें लेबल भी कर सकोगे इन गेम्स के जरिए। चले जी हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह हम कहते हैं इन्हें भी मुसलसल पानी और मिनरल्स की जरूरत है, यानी जो इनके न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स को मुसलसल ये चाहिए ताकि वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्हें इस्तेमाल कर सकें। अब प्लांट को ये कहां से मिलते हैं? उसके माहौल से, उसकी सराउंडिंग से, ताकि प्लांट्स जो है उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सके सॉइल से अपने डिफरेंट पार्ट्स तक। अब प्लांट्स हमें मालूम है 2 तरह के, एक सिंपल प्लांट्स हैं, अर्ली प्लांट्स हैं। अर्ली प्लांट से मुराद ये है कि बायो कहती है एवोल्यूशन हुई है, और एवोल्यूशन के दौरान जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल थे, उनमें इतनी कंप्लेक्सिटी नहीं थी। बाद में जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए उनमें कंप्लेक्सिटी है। यही चीज प्लांट्स पे भी अप्लाई होती है। अर्ली प्लांट्स जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स और फूड की ट्रांसपोर्ट करने में यूज होते हैं। अगर इनमें ये टिश्यूज ही नहीं है जिन्होंने वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो फिर इनमें क्या होता है? कहते हैं ये इतने सिंपल हैं और छोटे साइज के हैं कि इन्हें वेस्कुलर टिश्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में देखते हो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। सॉइल से रूट में आए, रूट में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, स्टेम में इनकी कंसंट्रेशन कम है, ये रूट से डिफ्यूज करेंगे, स्टेम में आ जाएंगे। स्टेम के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, लीफ में कम हो जाएगी, ये सिंपल वहां से डिफ्यूज करेंगे और लीफ में आ जाएंगे। ये सिंपल मैकेनिज्म होता है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वेस्कुलर प्लांट्स जो टॉल हैं, बड़े हैं, कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है नॉन वेस्कुलर प्लांट की निस्बत। यहां फिर आप देखते हो कि आपको वेस्कुलर प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। वेस्कुलर प्लांट में आपको जाइलम और फ्लोएम की, वेस्कुलर टिश्यू की जरूरत पड़ती है। कहते हैं आपके पास वेस्कुलर प्लांट जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि ये बेहतर ग्रो कर सकें। ठीक है,
अब वन बाय वन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, हम आगे भी इनका जिक्र करेंगे कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं ये जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम जो है ये फूड को यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो शुगर बन रही है इसको ट्रांसपोर्ट करती है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है इसे समझने से पहले हमें इन स्ट्रक्चर्स को समझना है जिनमें ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पहले आपके पास जाइलम है जो वाटर और उसमें डिसॉल्व मिनरल्स को रूट से लेके जाती है प्लांट्स के एरियल पार्ट पे। एरियल पार्ट से मतलब है जो ऊंचाई पे है, और ऑब्वियस सी बात है ऊंचाई पे उनके लीव्स होते हैं। आसान अल्फाज में रूट से लीव्स तक लेके जाती है। कहते हैं जो मेच्योर जाइलम सेल्स हैं, यानी कि जब जाइलम सेल ग्रो कर जाती है उनके जो सेल्स होते हैं ना ये डेड सेल्स होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ये आपने अंडरलाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये अरेंज होके जाइलम के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं। ये देख रहे हो आपके पास एक छोटा सा ट्यूब का पोर्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। ये नॉन लिविंग सेल्स ऊपर नीचे अरेंज होंगे और आपके पास ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनेगा जैसे आप अपनी रियल लाइफ में पाइप देखते हो। आप छोटे छोटे पाइप के पीसेस बनाना शुरू करो तो आपके पास एक बड़ा सा पाइप बन जाता है जिसमें से आप देखते हो फिर पानी या कोई लिक्विड आप पास करते हो। बिल्कुल यही चीज जाइलम में हो रही है, ठीक है। और इसमें से फिर आप देखते हो जाइलम सैप मूव करता है। जाइलम सैप क्या है? यही जो पानी और उसके अंदर डिसॉल्व मिनरल्स है, ठीक है। सैप आप कहते हो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट चीजों का मिक्सचर। तो पानी एक अलग चीज है, मिनरल अलग चीज है। जब आपने इन्हें मिक्स कर लिया तो ये सैप बन गए। अब जब ये जाइलम से गुजर रहे हैं तो हम इन्हें कह रहे हैं जाइलम सैप, ठीक है। कहते जो पानी और इसके अंदर डिसॉल्व मिनरल्स हैं इनकी जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होती है ना ये पैसिव मेथड के थ्रू होती है। इसको आपने अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने एफएससी में भी पढ़ना है और आगे एमडी कैट में भी काम आएगा कि जाइलम के अंदर जब भी पानी और उसमें डिसॉल्व मिनरल्स मूव करेंगे हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। मैं फिर फोकस कर रहा हूं विद इन जाइलम, जाइलम तक आने का रास्ता नहीं कह रहा, जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। जब आप जाइलम को देखते हो तो आपको पता लगता है कि जाइलम में तीन तरह के सेल्स हैं, ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स हैं और फाइबर्स हैं। इन्हें कलेक्टिवली आप जाइलम कह रहे हो। आपके पास इनमें क्या डिफरेंस है? आपके पास इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। ये आपके वेसल मेंबर हैं जो मेन पाइप बना रहे हैं जहां से वाटर ने गुजरना है। और अगर आप देखो तो इसके अंदर यहां पे देखो परफोरेशन हुई हुई है, ठीक है। परफोरेशन से मतलब है यहां ओपनिंग्स हैं जहां से पानी मूव करता है, ठीक। इसके साथ आपको ट्रैकेट नजर आते हैं। ट्रैकेट्स के अगर आप एंड्स देखो तो आप कहते हो ये एंड से नैरो है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेपर्ड है, ठीक है। ये टेपर्ड एंड है। और दूसरे आपके पास फाइबर है, तीसरे। अगला आपके पास स्ट्रक्चर है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम मिलके वेस्कुलर टिश्यू बना रहे। फ्लोएम जाइलम की निस्बत आप कहते हो लिविंग सेल्स का बना हुआ है। तो कंपैरिजन आ गया, वहां नॉन लिविंग थे, यहां लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो शुगर की ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने आगे डिटेल से पढ़ना है। हमने जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म इसी टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन फ्लोएम में जो शुगर ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको भी पढ़ना है इस चैप्टर में। लेकिन मैं आपको बड़ा बेसिक सा डिफरेंस समझा दूं। कहते हैं कि फ्लोएम के अंदर जब शुगर की ट्रांसपोर्ट होती है, लेट्स से शुगर ने इस पॉइंट से इधर मूव करना है डाउनवर्ड, तो कहते हैं आपके पास जब शुगर की ट्रांसपोर्ट होती है ना तो उसके पीछे शुगर की कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। जिस जगह शुगर ज्यादा होती है शुगर वहां से मूव करके आती है उस एरिया में जहां ये कम है। इसे वो इन तीन अल्फाज में कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहते हो डिफरेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूट यानी हमारे केस में शुगर की वजह से है कि एक तरफ सोल्यूट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, तो दोनों में क्या डेवलप हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर का ग्रेडियंट, फर्क आ गया,
इसकी वजह से आप देखते हो शुगर प्लांट के अंदर मूव करती है डिफरेंट ऑर्गन्स तक। जैसे आप शुगर को फ्रूट्स में भी लेके जाते हो, क्योंकि आपके फ्रूट्स में क्या है, यही शुगर स्टोर की होती है। फ्लावर्स तक लेके जाते हो जहां वो यूज करते हैं। बड्स तक लेके जाते हो, बड्स आप कहते हो वो पार्ट्स हैं जिन्होंने अभी ग्रो करना होता है, इनसे शूट्स भी बनते हैं, फ्लावर भी बनते हैं, और रूट्स तक लेकर जाते हो। जैसे जाइलम में मल्टीपल सेल्स हैं, इसी तरह आप देखते हो फ्लोएम भी किसी एक सेल का नाम नहीं है, यहां भी डिफरेंट सेल्स को मिला के फ्लोएम कहा जाता है। इनमें आपके पास सीव सेल्स आते हैं, इन्हें आप सीव एलिमेंट भी बोलते हो। ठीक है, आप देखते हो हर सीव सेल के साथ कम से कम एक कंपेनियन सेल। यहां अगर आप डायग्राम पे गौर करो, आपको जरा लाइट कलर का ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें एक ग्रीन डॉट है जो कि इसका न्यूक्लियस है, ये कंपेनियन सेल है। तो सीव सेल है, उसके साथ अटैच कंपेनियन सेल है, और तीसरा हमें यहां पे जाइलम की तरह यहां भी फाइबर्स मिलते हैं। तो ये आपके वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवानी है। हमारा एसएलओ क्या कह रहा है, हमने पहले स्टार्ट में ना रूट और रूट के हेयर्स जो हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर समझना है। अब हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं, फेडरल के स्टूडेंट्स चैप्टर 2 में ये पढ़ के आए हैं कि आपके पास प्लांट्स में दो तरह की रूट्स होती हैं। ऊपर बड़ी बच्चों वाली बात है, ये हमें पता है कि ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है जो प्लांट को फिक्स करता है सॉइल के साथ और उसे हेल्प करता है वाटर मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में। अब जो दो रूट्स हैं उनमें से एक आपके पास टैप रूट है और दूसरी फाइब्रस रूट है। कुछ प्लांट्स में आप देखते हो टैप रूट होती है, कुछ में फाइब्रस। टैप रूट क्या होती है, ये एक ही डोमिनेंट थिक रूट होती है जिसके ऊपर आप देखते हो छोटी छोटी साइड्स पे लैटरल रूट्स होती हैं। ये देखो, ये आपके पास एक मेजर रूट है जो डाउनवर्ड ग्रो कर रही है, जबकि इसके साथ छोटी छोटी साइड पे लैटरल रूट्स हैं। ये जो सेंटर में मेन रूट है ये आपकी टैप रूट है। ठीक है, जैसे आप गाजर मूली देखते हो वो टैप रूट होती है। फाइब्रस इसके ऑपोजिट होती है। फाइब्रस में आप देखते हो बाकायदा बहुत सारी रूट्स का नेटवर्क होता है जो कि ऑलमोस्ट हम कह देते हैं सेम साइज में। देख रहे हो, बजाय एक ही थिक फाइबर होने के मल्टीपल फाइबर्स हैं, ब्रांचेस हैं, इसे आप कह रहे हो फाइब्रस रूट। तो डिफरेंट प्लांट्स में इन दोनों में से कोई एक रूट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूट का काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए रूट का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। जितना रूट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना वो सॉइल के साथ राब्ते में आएगी और उतना उसने वाटर और मिनरल को ज्यादा एब्जॉर्ब करना है। रूट का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारी रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या होते हैं, ये असल में एक्सटेंशंस होती हैं रूट के आउटर सेल्स की, और जो रूट के आउटर सेल्स हैं इन्हें हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। यहां दिखाता हूं, ये देखो, ये जो बिल्कुल आपके पास बाहर की तरफ डार्क ब्राउन सेल्स हैं, ये वाले, ये आपके पास इस लेयर को एपिडर्मस कह रहे हो और इन सेल्स को आप एपिडर्मल सेल्स कहते हो। ये देखो, इन सेल्स में से कुछ जगहों पे आप देखते हो फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकले होते हैं। ये जो फाइबर नुमा स्ट्रक्चर आपको बाहर मिलते हैं इन्हें आप रूट हेयर कहते हो। तो ये असल में रूट की एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस हैं जो बाहर की तरफ आई हुई हैं। ठीक है, तो हमारे पास रूट में रूट हेयर्स हैं जो इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे। रूट हेयर्स को अगर हम देखें तो ये एलोंगेटेड ट्यूबुलर शेप में होते हैं। ये देखो, ये आपके पास रूट का एपिडर्मल सेल है, लेकिन आपने देखा इसकी सेल की आगे एक एक्सटेंशन निकली हुई है जो कि एलोंगेटेड ट्यूब शेप के अंदर है, इसे आप रूट हेयर कह रहे हो। ठीक हो गया। इसके राउंड हम देखते हैं बहुत ही बारीक सेल वॉल होती है। बीच में स्ट्रक्चर की अगर आप देखो तो एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल है, ये देख रहे हो व्हाइट पोर्शन, ये आपका वैक्यूल है जो पानी की अपटेक करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते हो ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अपटेक कर रहे होते। सराउंडिंग के अंदर सॉइल है जहां आपके पास वाटर मौजूद है। इस लार्ज वैक्यूल की मदद से रूट हेयर इस काबिल होते हैं कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट में एंटर करवाते हैं और फिर वहां से ये लीफ तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कहते हैं जो रूट हेयर सेल हैं दे लैक क्यूटिकल,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने लीफ पढ़े हुए, चैप्टर 2 में लीफ पढ़े थे और देखा था कि लीफ में जो आउटर लेयर थी एपिडर्मिस की, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर थी क्यूटिकल की, जिसे आप क्यूटिकल कहते थे। उस क्यूटिकल का मकसद ये होता था कि लीफ में से कम पानी एटमॉस्फेयर में आए। यहां ऑपोजिट काम हो रहे हैं। यहां तो पानी चाहिए कि बाहर से पानी रूट में एंटर हो। अगर इनके बाहर क्यूटिकल की लेयर हो जाएगी फिर तो पानी की मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए आप देखोगे कि इनमें क्यूटिकल नहीं है, ताकि रूट और रूट हेयर इजीली बाहर से वाटर का अपटेक कर सके। ठीक है, लेकिन आप देखते हो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बाकी सब फंक्शन इनमें परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, सिमुलेशन पे आते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है, स्पेशली रूट की टाइप्स, इन्हें हम सिमुलेशन में एक नजर देख लेते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास वो प्लांट है जिनमें अगर मैं फोकस करूं तो ये रूट्स हैं। ये आपके पास टैप रूट है, देख रहे हो, एक प्राइमरी रूट है जिसको वो प्राइमरी रूट कह रहे हैं, और उसके बहुत सारे छोटे छोटे रूट हेयर निकले हुए हैं जिन्हें आप लैटरल रूट कहते हो। ग्रोथ कैसे होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह आगे मौजूद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम टिश्यू, जिन्हें यहां ब्लू लाइट किया हुआ है, हाईलाइट, ये डिवाइड करते हैं और रूट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। अब रूट का काम एब्जॉर्प्शन की, देखो ये वो रूट हेयर है। असल में अगर आप देखो तो आपके पास ये एपिडर्मिस की जो लेयर है ना, इसके सेल में हम देख रहे हैं कि एक एक्सटेंशन से निकली हुई है जिसे आप रूट हेयर कह रहे हो। क्या हुआ, देखो सरफेस एरिया बढ़ गया है, अब पानी ज्यादा कांटेक्ट में आ सकता है, तो इसने एब्जॉर्प्शन बढ़ा दी। ठीक है, आगे का ट्रैक हमने पढ़ना है कि किस तरह वो रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर से होता हुआ जाइलम तक आएगा। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो रूट्स की टाइप्स, मॉडिफिकेशन, कि एक तरफ हमारे पास सिंगल लार्ज टैप रूट है और दूसरी तरफ हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ रूट्स है जिसे आप फाइब्रस रूट्स कह रहे हो। ऐसे ही है, अगर आप इसको 3D देखना चाहो, टैप बोलेगा तो इतना नहीं है, लेकिन ये देखो ये आपको किस तरह से नजर आता है 3D व्यू के अंदर। इसको जूम करें तो ये डिफरेंट रूट्स हैं प्लांट्स के अंदर जिनकी वजह से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। स्लाइड्स पे वापस आते हैं। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बकायदा रूट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है ताकि हमें समझ आए कि पानी किस तरह मूव कर रहा है एब्जॉर्ब होने के बाद। और जब वो रूट में से मूव करेगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो डिफरेंट पाथवे लेगा। ये नहीं है कि एक ही मेथड के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो रहा है। और जब एब्जॉर्ब होकर जाइलम में आएगा, फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह वहां रूट से लीफ तक जाएगा। ये सब हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज। आपके पास डिस्क्रिप्शन में पहले से कंप्लीट नॉलेज की वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट एक दफा रीड करो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।